कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। आग इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते वहां से भीषण लपटें निकलने लगी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग की वजह से इलाके के आसपास गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हालांकि बाद में इमारत के अंदर की लिफ्ट से 5 शव बरामद किए गए, जबकि 2 शव लिफ्ट के बाहर मिले। हादसे में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे के कर्मचारी और 1 कोलकाता पुलिस का जवान शामिल है। घटना की खबर पाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हादसे की जगह पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। इसके बाद ममता अस्पताल भी पहुंची, जहां शवों को लाया गया। जिस इमारत में आग लगी वहां उसमें पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल ऑफिस है और इसके साथ ही वहां एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग केंद्र भी है। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे हम खड़ा है। बिल्डिंग के 13 फ्लोर, अभी जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे, जहाँ पे आग लगा था कल शाम को, सोमवार शाम को जो आग लगा था, यहीं पे 9 लोगों का डेड बॉडी मिला है, जहाँ से 4 दमकल कर्मी हैं। और पूरा बिल्डिंग अभी जो ऐसे हालत है, कोई नहीं बोल सकेंगे ये से काम हो रहा था कल। अभी भी हमारा पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे आग जल रहा है। अभी ऐसे ही बहुत जाएगा जो पॉकेट फायर है। हम कैमरा पर्सन शशि जी को बोलेंगे दिखाने के लिए। अभी भी पॉकेट फायर जल रहा है इधर से, क्योंकि ये जो कागज़ है, पेपर्स वर्क कर रहा था, ऑफिस का जो पेपर्स है, यही पेपर्स अभी जल रहा है जगह जगह पे। अभी भी इतना धुआं है और बिल्डिंग का कोलैप्स होने का भी एक डर है। हम लोग बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि 13 फ्लोर में ही आग लगा था। पूरा जो ऑफिस है वो तच-नच हो गया ये भयानक आग से। ये आग से पूरा जो सर्वर रूम है वो रेल का ख़त्म हो गया। और यहीं से ही मिला है 9 दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी, आरपीएफ का डेड बॉडी। और जो सामने वाले वो जो जगह है हम दिखा रहे हैं, शशि जी को बोलेंगे थोड़ा धीरे से आने के लिए, क्योंकि अंदर जो लिफ्ट है जिसके लिए बता रहा था, ये लिफ्ट में अंदर 5 बॉडी मिल गया वो दमकल कर्मियों का। यही है सो वो लिफ्ट जहाँ पे अभी भी दमकल का यूज़ करने वाला जो पाइप है, होर्स पाइप पानी देने के लिए, वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो 5 दमकल कर्मियों का बॉडी यहीं से ही मिला था पुलिस लोगों को और दमकल कर्मियों को। और जो यहाँ से बाहर 2 बॉडी और भी गिरा हुआ था। एक था जो आरपीएफ ऑफिसर और पीएफ ऑफिसर थे उसका, और रेल का जो ऑफिसर है, और 2 सिविलियन और एक पुलिस ऑफिसर का बॉडी भी इधर पड़ा हुआ था। अभी जो दिख रहा है वही है कलकत्ता का सोमवार जो आग लगा था, वही भयानक जगह कोयला घाटा का 13 नंबर फ्लोर पे हम लोग न्यूज़ 18 यहाँ पे हाजिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोलकाता में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और उनके लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोलकाता की आग के हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। भगवान घायलों को जल्द ठीक करे। तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कोलकाता हादसे पर दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले 4 दमकल कर्मियों समेत सभी 9 बहादुर लोगों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हताहतों में 2 रेलवे कर्मचारी और 1 पुलिस एएसआई भी शामिल है, जिन्होंने पूर्व रेलवे के कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित दफ्तर में आग से जूझते हुए जान दे दी। जीएम सहित रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम पूरा कर रहे हैं। हम सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के दौरान रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। आग लगने की वजहों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें रेलवे के 4 विभागों के प्रमुख शामिल हैं।
कोलकाता में इमारत में आग लगने के बाद वहां पहुंची ममता बनर्जी ने तुरंत ही इसकी जिम्मेदारी रेलवे पर डाल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे ने इमारत का मैप नहीं दिया, जिसकी वजह से राहत बचाव में परेशानी का सामना करना पड़ा और इतने लोगों की जान चली गई। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि रेलवे की तरफ से राज्य सरकार की हर तरह से मदद की गई। साथ ही उन्होंने जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी है। रेलवे की पूरी टीम वहाँ पे थी। रेलवे के इतने ऑफिसर्स हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर्स वहीं पर थे और कॉन्स्टेंटली वो सब लोग टच में थे और जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वो कोशिश हो रही थी। तो हो सकता है कोई मैप इमीडिएटली अवेलेबल ना हो पाया हो, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पे स्टाफ थे रेलवे की जो गाइड कर रहे थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर कोलकाता की सड़कों से राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने का काम तेज कर दिया गया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद कोलकाता की सड़कें राजनीतिक दलों के पोस्टरों से पटी हुई दिखी, जिनमें सबसे ज्यादा सत्ताधारी टीएमसी के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगी नजर आई। चुनाव आयोग की 2 टीमें कोलकाता की सड़कों पर उतरी और उन्होंने टीएमसी के झंडे और बैनर हटाने शुरू कर दिए। ये नीचे गिराई जा रही है और उसी तरह से झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है। जिस इलाके से चुनाव आयोग की कार्रवाई की तस्वीर सामने आई, वहां सड़क के किनारे टीएमसी के सैकड़ों बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आए। उन्हें उतारकर सामान ढोने वाले एक ऑटो में रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 होर्डिंग हैं और सैकड़ों की संख्या में झंडे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीएमसी के पोस्टर पर ही कार्रवाई की गई। एक इलाके में चुनाव आयोग की टीम को बीजेपी की होर्डिंग लगी नजर आई तो उसने उसे उतारने में भी देर नहीं की। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए, वो हम उतारेंगे। कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरी चुनाव आयोग की टीम ने ये भी साफ किया कि अगर किसी ने अपने घर पर अपनी मर्जी की किसी भी पार्टी का झंडा लगाया है तो उसे नहीं उतारा जाएगा। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। अमित मालवीय ने अपनी ट्वीट के साथ एक एम्बुलेंस का वीडियो भी पोस्ट किया, जिस पर ममता बनर्जी की बड़ी तस्वीर लगी नजर आई। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग की कई एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल की मांग भी की। हालांकि टीएमसी ने अमित मालवीय के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। अमित मालवीय का कोई ट्वीट हम सीरियसली नहीं लेता है। वो बीजेपी का फेक न्यूज का इंचार्ज है। अफ्रीकी देश इक्वाटोरियल गिनी अपने यहां सेना के एक अड्डे में हुए सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। क्योंकि बाटा शहर में सेना के अड्डे में हुए धमाके इतने ताकतवर थे कि कई मील दूर से ही आसमान में घने काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। आसपास की बस्तियां उजड़ गईं। जहां लोगों का बसेरा हुआ करता था, वहां ही उनकी लाशें बिछ गईं। जो थोड़े खुशकिस्मत थे वो तो बच गए, लेकिन धमाकों ने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। एक पल पहले जो लोग अपने आशियाने में चैन से बैठे थे, अगले ही पल उनके सिर से छत छिन गई। एक झटके में कुछ दूध मुहे बच्चे अनाथ हो गए। बताया गया कि मिलिट्री बेस में डायनामाइट के रखरखाव में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से एक के बाद एक ऐसे जोरदार धमाके हुए कि कई लोग मौत की नींद सो गए। चंडीगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा के बाहर खूब हंगामा किया। ये सियासी बवाल तब हुआ जब सदन में राज्य का बजट पेश किया जाने वाला था और इससे पहले विधानसभा के बाहर अकाली दल ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पार्टी के विधायक नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टर के साथ विधानसभा में जाने लगे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग की वजह से बाहर ही रुकना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने पुलिस की परवाह नहीं की और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन प्रदर्शनकारी कहां मानने वाले थे। उन्होंने आव देखा न ताव और पुलिस वालों से भिड़ गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बैरिकेड को धक्का दिया और आंधी की तरह विधानसभा की ओर बढ़े। लेकिन पुलिस वालों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि जैसे ही अकाली दल के लोग आगे बढ़े, पानी की तेज धार ने उनका रास्ता रोक दिया और वो तितर बितर होने लगे।
इससे पहले अकाली दल के विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर धरना दिया और जमीन पर बैठकर खूब नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने पहले उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो धरने पर बैठे लोगों में कई को जबरदस्ती वहां से उठाया जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी पुलिस वालों से हल्की झड़प भी हुई। 3 दिन पहले अकाली दल के सभी विधायकों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे मुख्यमंत्री के भाषण में रुकावट डाली थी। यही वजह रही कि जिस दिन सदन में बजट पेश होना था, उस दिन अकाली दल के विधायक सदन के बाहर जुटे और उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। हालांकि सदन के बाहर हंगामे के बीच पंजाब सरकार ने विधानसभा में जो बजट पेश किया, उसमें किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में कैप्टन सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया, जिसमें घोषणा की गई कि पंजाब में 1 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कैप्टन सरकार के ऐलान के मुताबिक किसानों का 1100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ होगा। साथ ही वो मजदूर जिनके पास खेत नहीं है, उनका 526 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस बार के अपने बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। कैप्टन सरकार ने अपने इस बजट में किसानों के लिए कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम की योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। विधानसभा में विपक्ष के एक सदस्य के सवाल पूछने पर नीतीश अचानक उठे और विधायक को नियम समझाने लगे। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। लेकिन बात करते करते नीतीश का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने एमएलसी को फटकार लगानी शुरू कर दी। हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? जवाब में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार ने सदन में सीएम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। सीएम आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद को कोरोना का टीका लगाया गया। उन्हें दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में कोरोना की पहली डोज दी गई। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए खुद को सभी से अलग कर लिया। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच बैठक हुई। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी से उनके घर पर मुलाकात की थी। विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल होने लगी है और मुख्यमंत्री बदलने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। खबर है कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और कुछ और मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे। और इसी बीच ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समर्थक 7 विधायक भी दिल्ली पहुंचे। और इतना ही नहीं, दोपहर के बाद उत्तराखंड विधानमंडल की बैठक भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने ऐसी बैठक होने की खबरों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कंसल्टेशन की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे। अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए हर स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वो आते रहते हैं। हमारा स्टेट तो इतना नज़दीक है कि हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमारे कभी कभी मंत्रीगण आ जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों से काम कराने के लिए। सीएम साहब अगर केंद्र ने कभी बुलाया तो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है, ऑल इज़ वेल। परिवर्तन तो हमेशा सही समय पर होना चाहिए। मेरी अपनी राय में ये सही समय नहीं है, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, सब कार्यप्रणाली हो रही है और अभी इतने दिनों तक वो सभी कुछ बर्दाश्त करते रहे। अब अचानक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई निकालने का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई,
जिसकी शुरुआत शहर के दशेश्वर मंदिर से हुई। पेशवाई की अगुवाई अखाड़े के नागा साधुओं ने की। घोड़ों पर सवार नागा साधुओं के पीछे कुछ साधु धर्म पताका लेकर चलते रहे, जिनके पीछे अखाड़े के सबसे वरिष्ठ संत रथों में सवार होकर निकले। दिखाया जाता है कि किस अखाड़े की कितनी ताकत है, क्या शान और शौकत है, और यही तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में भी महाकुंभ के इस मेले में नजर आ रही है। अखाड़े में नागा साधुओं को धर्म रक्षक कहा जाता है, जिनकी लंबी टोली पेशवाई में शामिल हुई। हिंदू रक्षक कहा जाता है, धर्म रक्षक फौज नागा साधुओं को कहा जाता है, जिनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े का ये पेशवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। पेशवाई के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में आम लोग भी साधुओं के पीछे चलते दिखे। लोगों को कुंभ में बुलाने के मकसद से उत्तराखंड के प्रादेशिक नृत्य और संगीत का भी इंतजाम किया गया। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित होइए। हरिद्वार में कुंभ का अगला स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। न्यूज 18 इंडिया ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक जाबाज महिला अफसर छंदा मजुमदार सेजवानी से खास बातचीत की। छंदा मजुमदार स्पेशल सेल की टेक्निकल विंग में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं। कई खूंखार आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में इनकी सूझबूझ और तेज दिमाग ने इन्हें स्पेशल सेल की तेज तर्रार महिला अधिकारी के तौर पर पहचान दिलाई है। आपको बता दें, जैश, लश्कर, हिज्ब, IM, ISIS जैसे आतंकी संगठनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी छंदा मजुमदार बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान भी मौजूद रहीं और गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ पुख्ता तकनीकी सबूत जुटाए। हमारे साथ बात करने के लिए छंदा मजुमदार सेजवानी मैडम है, जिनसे हम बात करेंगे। पहली बार कैमरे पर स्पेशल सेल की कोई महिला अफसर आ रही हैं। कितना टफ था स्पेशल सेल में 18 साल का आपका सफ़र? देखिए, टफ तो था, बट इट बिकेम माई पैशन वंस आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। एक बार काम शुरू किया, जब पहले कोई अंदाज़ा नहीं था किस काम के लिए मैं एक्चुअली जा रही हूँ, लेकिन जब टेररिज्म पे काम करना शुरू किया, देन दिस वर्क बिकेम माई पैशन और हमने अपना पूरा दिया। और 2002 ऑनवर्ड्स मैं इनके साथ हूँ और टेक्निकली असिस्ट कर रही हूँ। जितने बड़े ऑपरेशंस, बड़े छोटे हर तरीके के जितने टेररिज्म के ऑपरेशंस हुए, उन सब में हमारा योगदान रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में धमाके के वीडियो वायरल होने के बाद विशेषज्ञों की टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई। नदी के त्रिवेणी घाट पर पिछले कई दिनों से हो रहे धमाकों में इलाके में दहशत मचा रखी है, जिसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में घाट के किनारे एक के बाद एक धमाके होते नजर आए। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि वहां कोई पटाखे जला रहा हो। धमाकों के साथ ही वहां से चिंगारियां भी उठती दिखी। ये है क्या चीज? वहीं दूसरे वीडियो में घाट में जगह जगह से धुआं उठता नजर आया। इसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले घाट का मुआयना किया और नदी के पानी और मिट्टी के सैंपल भी लिए। वो इसकी वजह तो साफ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने धमाकों के बाद भूकंप आने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हमने वो कलेक्ट कर लिए हैं, उनकी स्टडी जल्दी हो जाएगी। घाट के जिन हिस्सों में धमाके हुए, वहां प्रशासन ने लोगों के नहाने पर भी रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों की स्क्रीनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया। जांच शुरू होने के बाद कई रोहिंग्या अपनी बस्तियों से लापता भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए रोहिंग्या की बस्तियों में पहुंचकर उनकी जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया। यह भी खबर है कि 150 से ज्यादा लोगों की निगरानी के लिए उन्हें एक सेंटर में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्यों की स्क्रीनिंग शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया है। कई रोहिंग्या अपनी बस्तियों से लापता हो गए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कार्रवाइयों को ढूंढ निकाला है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से रोहिंग्या के साथ मानवीय आधार पर ही कार्रवाई करने की अपील की। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। बिहार के खगड़िया से रूह को कपा कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। बताया गया ये लोग वहां पास में ही 6 फीट गहरे नाले को खोदने का काम कर रहे थे।
जो स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से उसके मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जब इन मजदूरों के परिवार वालों को उनकी मौत की खबर मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मजदूरों के शवों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। नींव को जड़ से खोदने के कारण वो दीवार गिर गया जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूरों के शव तो मलबा हटाकर बाहर निकाल लिए गए, लेकिन उनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी में संभाल पाना बाकी लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। दिल्ली के बटला एनकाउंटर केस में दोषी को 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिया। अब 15 मार्च को अदालत उस पर सजा सुनाएगी। 2008 में बाटला हाउस के एक मकान में छिपे कुछ आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। जो दिल्ली पुलिस की मेहनत थी और जो सच्चाई थी वो सामने आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बिहार के बेगूसराय में दिए अधिकारियों की पिटाई वाले बयान पर घमासान तेज हो गया। आरजेडी ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा। इनके इस बोल के बाद ना सुर्खियां ये बटोर रहे हैं और तमाम जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो चुप बैठा हुआ है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गिरिराज सिंह के बयान पर नाराज दिखे। शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, शब्द है ये उन्हीं से। ये सियासी बखेड़ा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर खड़ा हुआ जो उन्होंने 2 दिन पहले बेगूसराय की एक सभा में दिया था। पंजाब सरकार ने बजट में महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। इसके अलावा बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की रकम भी दोगुनी करने का ऐलान किया गया। आरोप है कि सोनीपत के पास सिंगू बॉर्डर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की। ये मामला किसान आंदोलन वाली जगह के पास हुआ। हालांकि इससे किसी को कोई चोट नहीं आई। कहा जा रहा है कि ये लोग लंगर चखने और पानी पीने के बहाने वहां घुसे थे और गोलीबारी कर फरार हो गए। केंद्र सरकार आजादी के 75वें साल पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी तैयारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आजादी का अमृत महोत्सव नाम की कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी की बैठक को पीएम ने संबोधित किया और इस आयोजन को भव्यता और उत्साह के साथ मनाने की बात दोहराई। हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर ये 75 साल का ये पर्व हमें मनाना। देश के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया में महिलाओं से जुड़ी अदालत की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। गुजरात के महिसागर जिले में एक पति पत्नी अपने 3 महीने के बेटे को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। बच्चे को एक गंभीर बीमारी है जिसमें मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसकी फॉरेन में एक दवा है जिसका खर्च 22.5 करोड़ रुपए है। 1 साल के अंदर बच्चे को दवा लेना जरूरी है और इतना पैसा उसके माता पिता के पास नहीं। ऐसे में एक एनजीओ उसकी मदद करने में जुटा है। सबसे ये रिक्वेस्ट है एक्टिवली इसमें अपने आप को इंडल्ज करें ताकि हम एक बच्चे को नया जीवन दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा के कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है और इस पुल को 133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के राज परिवार पर रंगभेद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। टीवी होस्ट ओप्रा विनफ्री को दिए इंटरव्यू में मेगन ने ये सनसनीखेज खुलासा किया। When I was pregnant, all around this same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू पर एक महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। बताया गया कि वो नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर आयोजित रैली में प्रचार करने वहां पहुंचे थे, जिनका स्वागत उस महिला कार्यकर्ता ने उन पर फूल बरसाकर किया तो वो भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इसी बात से नाराज होकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कुछ महिलाएं भी उस महिला से मारपीट करती दिखी, जिसके बाद वो वहां से चली गई।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के 50% की सीमा लांघने पर सभी राज्यों की सरकारों से राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ही संविधान पीठ का पुराना आदेश ये कहता है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि किसी नए वर्ग को आरक्षण देने के लिए उसके पिछड़ेपन से जुड़ा ठोस डेटा सरकारों को देना होगा, जिस आधार पर बनाकर केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी EWS कैटेगरी को 10% आरक्षण देकर 50% की सीमा को लांघ दिया है, जबकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मौजूदा केस भी इन्हीं दलीलों से जुड़ा हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने 16% मराठा आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन अदालत की रोक की वजह से फैसला लागू नहीं हो पाया और उसी वक्त से मराठा आरक्षण का मामला अदालत में है। अब राज्य सरकारों का पक्ष जानने के लिए कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी। 15 मार्च को अगली सुनवाई का दिन तय किया गया है। ईरान को चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने बम बरसाने वाले अपने 2 विमानों को पश्चिम एशिया की तरफ भेजा, तो उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों का एक पूरा जत्था काम पर लगा दिया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में अमेरिका का एक विमान आगे आगे और इजराइल के F-15 लड़ाकू विमान उसके पीछे पीछे उड़ते नजर आए। इसके जरिए इजराइल ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल तो पेश ही की और इसके साथ ही ईरान को चेतावनी देने की भी कोशिश की, क्योंकि अमेरिका के ये विमान पश्चिम एशिया के इलाके में ईरान को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने के लिए ही तैनात किए गए थे। अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोपी पुलिस वाले की सुनवाई से पहले हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले साल मई में पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हुई थी, जिनके लिए न्याय की मांग करते हुए मिनेसोटा में एक विशाल रैली निकाली गई। जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शनकारी उनकी तस्वीरें, फूल और एक नकली ताबूत भी पकड़े नजर आए। ये रैली शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और कई बच्चे भी शामिल हुए। रैली में कई लोग रंगभेद के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां भी थामे दिखे। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी बंदूक से खुलेआम फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने खुद ही अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें वो खुलेआम सड़क पर खड़े होकर हवा में गोली दागता दिखाई दिया। गन को टेस्ट करते हैं। रुकिए, हाँ। इस दौरान उसका साथी उसका वीडियो बनाता रहा। पहले तो उसने बंदूक सीने पर रखी, फिर हवा में गोली दाग दी। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि ये वीडियो कहां और कब बनाया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अभी ये नहीं पता चला है कि ये वीडियो कहां, ये फायर कहां से किया गया है। पूरा तस्दीकी जांच की जा रही है। बताया गया कि वीडियो में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया है वो कोई आम बंदूक नहीं है और इसी वजह से पुलिस गोली चलाने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में नक्सली हमले की फिराक में है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पश्चिम बंगाल में नक्सली चुनावों की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश में है, जिसके लिए ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो नाम का एक नक्सली संगठन चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। खबर है कि ये नक्सली संगठन पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे राज्यों झारखंड और बिहार में पिछले 4 महीनों से हथियार इकट्ठा करने में जुटा है, ताकि वो चुनाव के दौरान उन हथियारों की सप्लाई बंगाल में कर सके। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्यों में 800 किलो से ज्यादा विस्फोटक भी इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि उनका इस्तेमाल वो सुरक्षा बल के खिलाफ चुनाव में बाधा डालने के लिए कर सके। लेकिन इन नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरने की सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूरी तैयारी कर ली। जब नक्सली चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं तो उसमें सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करना, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना जैसे कदम शामिल होते हैं, तो माहौल देखते ही वह अपनी रणनीति में बदलाव भी करते हैं। नक्सलियों के इन मंसूबों के बारे में पता चलते ही बीएसएफ के पूर्व आईजी जेपी सिन्हा ने सुरक्षा बल की तैयारी पर भरोसा जताया। साथ ही ये सुझाव भी दिया कि इसके लिए नक्सली गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह लगी हुई हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन अभी हमें अलर्ट होने की जरूरत जरूर है।
कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस की एक बोगी के निचले हिस्से में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिहार के समस्तीपुर में कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस की एक बोगी के निचले हिस्से में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ट्रेन को पास के स्टेशन पर रोका गया और आग बुझाई गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपने सोए हुए बच्चे को जगाने के लिए केयर टेकर को बुलाती नजर आ रही है। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों की फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान मारे गए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम जाएंगी। ममता बनर्जी यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। सीरिया में तुर्की की सीमा के पास एक मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला तेल टैंकरों के एक डिपो पर किया गया, जो तुर्की के समर्थन वाली विरोधी सेना के कब्जे में था, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। करीब 200 तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आकर तबाह हो गए। उन टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की आसमान छूती लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आरोप है कि यह हमला रूस ने करवाया है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। स्वीडन के गॉथेनबर्ग से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रेन ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि वो बस रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई थी, लेकिन तभी ट्रेन वहां आ गई और उसने पटरियों के बीच में खड़ी बस को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पटरियों के बीच खड़ी वो बस हॉर्न बजाती दिखी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन भी वहां पहुंच गई और उसने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और वहां आग लग गई। बाद में आसपास के लोग वहां भागते हुए पहुंचे। राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। टक्कर के बाद ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया और ट्रेन में सवार कुछ लोगों को भी हल्की चोटें आईं। एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के हमलों का जवाब दिया और टीएमसी लगातार उन पर तंज कस रही है, जिसके बाद उन्होंने विरोधियों के हर वार पर चुटीले अंदाज पर पलटवार किया। हम ओल्ड हो गए, सच्ची तो हम ओल्ड हो गए, हम फ्लॉप हैं, फिर हमारा कोई नाम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सब सच बोल रहे हैं। अभी ये पब्लिक डिसाइड करेगी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर कैंपेन में उतरूंगा, अगर लोग नहीं आए तो 5-6 लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके जा रहा हूँ और भागेगा तो पकड़ लूँगा, वही मेरा सुन के जाना। तो अगर ऐसा है तो क्या, वही सोच रहा हूँ कि अगर लोग नहीं आए तो क्या करूँगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं सब। बड़ी खबर आ रही है आज आने वाले दिल्ली सरकार के बजट से जुड़ी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर सकती है। फिलहाल दिल्ली के निजी अस्पतालों में 250 रुपए में वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ऊपर के लोगों और 45 साल से ऊपर के गंभीर रूप से बीमार लोगों को मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को कोरोना के मुफ्त टीके का तोहफा दे सकती है। मतलब ये कि जिस चरण में भी आम लोगों के वैक्सीनेशन का नंबर आएगा तो उन्हें मुफ्त वैक्सीन लग सकती है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के सीट समझौते के बाद पी चिदंबरम ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने अपनी पार्टी की पोल खोली और नेताओं को नसीहत दी कि वो तमिलनाडु की 25 सीटों पर कड़ी मेहनत करें और जीतें, क्योंकि जब भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो उसे दिक्कत होने लगती है। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर डीएमके को कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए कोई दोष नहीं दिया। चिदंबरम का ये बयान तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट समझौता होने के बाद आया, जिसके मुताबिक कांग्रेस तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इससे पहले वो 30 सीटें मांग रही थी, लेकिन डीएमके ने उसकी मांग नहीं मानी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। साथ ही उसे लोकसभा उपचुनाव में कन्याकुमारी की सीट और राज्यसभा की एक सीट दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला वीडियो